हाय हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए वीडियो के अंदर। और आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे एक टूल के बारे में जानने वाले हैं जिसकी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है अगर आप आपके एप्लीकेशन के अंदर डेटा फेचिंग करते हो। राइट? थोड़ा सोचिए, अगर अच्छा होता था ना अगर सर्वर पे जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो कोई एरर ही ना आ जाए, या फिर सर्वर से डेटा एकदम तुरंत फास्ट जो है 1 सेकंड के अंदर आपका फेच होके आपके फ्रंट एंड के अंदर दिखे, या फिर अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अगर फेल हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो है वो रिट्राई हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है। आप सर्वर पे कॉल करते हो मतलब वो नेटवर्क रिक्वेस्ट होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी एरर्स आती है, आपके फ्रंट एंड के ऊपर डेटा आने से पहले ही वो फेल हो जाती है, डेटा आपको मिलता नहीं है। और इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या होता है कि आपको बहुत सारा कोड लिखने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कोड लिखना होता है। लेकिन जो आज के वीडियो के अंदर जो टूल हम देखने वाले हैं जो कि है रिएक्ट क्वेरी, इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें रिएक्ट क्वेरी हमारे लिए हैंडल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ ये यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाता है बल्कि ये आपका जो डेवलपर एक्सपीरियंस है आपका एज ए डेवलपर उसको भी बढ़ाता है, क्योंकि आपको वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक जो है एरर हैंडलिंग का, लोडिंग का, डेटा फेचिंग का, कैशिंग, रिट्राइज, लिस्ट बहुत लंबी है, ये जो है ये आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्ट क्वेरी आपके लिए करेगा। तो अगर आप कोई भी मॉडर्न एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो आपको रिएक्ट क्वेरी आनी ही चाहिए। तो ये एक मॉडर्न टूल है और इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होता है। तो एज अ डेवलपर आपको इस टूल के बारे में पता ही होना चाहिए अगर आप सर्वर से डेटा फेच करने का काम करते हो आपके रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम रिएक्ट क्वेरी को हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं और कौन से प्रॉब्लम्स रिएक्ट क्वेरी हमारे लिए सॉल्व करती है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गो। ओके, ऑल राइट। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही आपका जो सपोर्ट है वो बनाए रखें। तो यहाँ पर हम अब देख सकते हो आ चुके हैं जो रिएक्ट क्वेरी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इस वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। ये वेबसाइट है इसकी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 स्टैक क्वेरी यहाँ पर लिखा हुआ है, यही आपकी रिएक्ट क्वेरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्जन 3 यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक लेटेस्ट वर्जन भी अवेलेबल है। तो जल्दी से इसको क्लिक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये वर्जन 4 का डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है। और थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं तो आप देख सकते हो पावरफुल एसिंक्रोनस स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये इसके ऊपर इन्होंने अंडरलाइन की है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है इस लाइब्रेरी के बारे में। एसिंक्रोनस स्टेट कौन सा होता है? एसिंक्रोनस स्टेट, जब भी हम स्टेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर नॉर्मली जो रिडक्स टूलकिट हम यूज़ करते हैं वो आपका क्लाइंट स्टेट होता है, और नॉर्मली वो क्या होता है कि एक सिंक्रोनस स्टेट होता है। आप डेटा, क्लाइंट का डेटा उसके अंदर स्टोर करते हो, यूज़ करते हो। लेकिन जब भी एसिंक्रोनस स्टेट की बात आती है तो ये जो एसिंक्रोनस स्टेट है नॉर्मली कब करते हैं हम एप्लीकेशन के अंदर यूज़ इसको? राइट, जब भी आप सर्वर से डेटा फेच करते हो तो वहाँ पर आप जो एसिंक्रोनस एपीआईज है उसको आप यूज़ करते हो। तो ये जो रिएक्ट क्वेरी है ये आपकी हेल्प करती है, ये जो आपका जो एसिंक्रोनस स्टेट है उसको मैनेज करने के लिए। इसलिए इसको सर्वर स्टेट लाइब्रेरी भी बोला जाता है, क्योंकि जो एसिंक्रोनस स्टेट है वो एक सर्वर स्टेट है और उसको मैनेज करने में आपकी ये रिएक्ट क्वेरी हेल्प करती है। और अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर जाके हम पूरा एग्जाम्पल के साथ में इसको समझने वाले हैं, तो तभी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है इस रिपॉजिटरी के अंदर। यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगा इसकी। मैंने ये जो प्रोजेक्ट है इसको प्रिपेयर किया हुआ है। इसके अंदर और कुछ नहीं है, एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन है जिसको वीट की मदद से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और रिएक्ट राउटर इसके अंदर ऐड किया हुआ है। चलो इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं
टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर करना है git clone, एंटर करते हैं और ये रिपोजिटरी हमारी क्लोन हो जाएगी। cd करते हैं उसके अंदर, तो cd yt react query, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बिफोर नाम की एक ब्रांच बनाई है, उसके अंदर जाके वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मेन के ऊपर ही काम करूँगा। आप जब भी करोगे उसको तो बिफोर के ऊपर चेकआउट करके कर लेना, ताकि आप यहाँ से क्लीन स्लेट से आप स्टार्ट करोगे। चलो, अभी सबसे पहले हमें करना है npm इंस्टॉल, ताकि सारी जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो जाए, और उसके बाद करते हैं npm run dev। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा रन हो जाएगा यहाँ पर। चलो, ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन करते हैं और ये देखिए, ये सिंपल सा एप्लीकेशन है, 2 लिंक्स है इसके ऊपर, और यहाँ पर राउटिंग काम कर रही है। प्रोडक्ट्स नाम का एक कंपोनेंट है, देखते हो /products, और यहाँ पर कुछ नहीं है, अभी एम्प्टी है। कोड के अंदर अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर, इसको मैं बंद कर लेता हूँ जल्दी से, बहुत सारी एरर्स आजकल आती है VS कोड के अंदर। ओके, और ये ऐसे नहीं होगा, हमें जाना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर करते हैं कोड, इसको कोड के अंदर ओपन करेंगे, और यहाँ पर चलो जल्दी से फिर से मैं बंद कर लेता हूँ इसको। देखिए, अभी इसके अंदर अगर देखेंगे तो एक ऐप JSX हमारा कंपोनेंट है, जो कि होम पेज आपने देखा था, सिंपल सा 2 लिंक्स है इसके अंदर, और कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास 2 कंपोनेंट्स है, एक है प्रोडक्ट्स, इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है और कुछ नहीं, और दूसरा है प्रोडक्ट, ये सिंगल प्रोडक्ट के लिए। और जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट होगी वो हम देखेंगे। हमारे एग्जाम्पल के लिए हम जो प्रोडक्ट्स की जो APIs है उसको हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए ये 2 कंपोनेंट्स हैं। चलो, अभी सबसे पहले यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है उसको हमें फेच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डमी जेसन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, एक फ्री सर्विस है, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है वो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये जेसन डेटा हमें मिल रहा है, इसको हम हमारे यूज़ केस के लिए यूज़ करेंगे। ये उसकी URL है बेसिकली। तो रिएक्ट के अंदर नॉर्मली हम डेटा फेच कैसे करते हैं, है ना, कैसे करते हैं, यूज़ इफेक्ट के अंदर करते हैं। स्टोर कैसे करते हैं, यूज स्टेट के अंदर करते हैं। चलो वही करते हैं। सो यहाँ पर यूज स्टेट पहले बनाते हैं प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये आपको पता होगा किस तरह से यूज स्टेट वगैरह यूज़ करते हैं। और यहाँ पर करते हैं यूज़ इफेक्ट, और इस तरह से यहाँ पर आपको क्या देना है, डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, यहाँ पर यूज स्टेट को भी मैं इस तरह से करूँगा। और अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, फेच करना है प्रोडक्ट्स को। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, फेच प्रोडक्ट्स, और ये एक एसिंग फंक्शन होगी। तो इस तरह से मैं करूँगा इसको, और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर फेच API जो है उसको हम यूज़ करेंगे। सो फेच, और जो URL होगा ये वाला होगा इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर करते हैं डेटा अवेट, और यहाँ पर करना है रिस्पॉन्स डॉट, क्या करते हैं, जेसन। इस तरह से करते हैं हम नॉर्मली, राइट, फेच की मदद से। और अभी ये जो डेटा है, ये डेटा बेसिकली कुछ इस तरह से होगा। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स नाम की एक की है, और उसकी वैल्यू जो है वो ये एरे है प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पर करते हैं सेट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर करना है डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखिए, और ये जो फेच प्रोडक्ट है इसको हमें कॉल करना है। तो यहाँ पर करते हैं फेच प्रोडक्ट्स इस तरह से। ओके, कॉल कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर फेच हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है उसको हम दिखाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाते हैं। तो आपको जाना है ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर करना है प्रोडक्ट लिस्ट टेलविंड CSS, और ये टेलविंड UI की जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं फ्री में, बहुत सारे पेड भी है, लेकिन जो फ्री वाला है वो हमें चाहिए। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से हम प्रोडक्ट की जो लिस्ट है उसको हम दिखाएंगे। सो यहाँ पर ये कोड, और यहाँ पर रिएक्ट सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जाके ये जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ। देखें, इस तरह से कॉपी। चलो कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पर जाके इसको करते हैं पेस्ट।
देखिए ये पूरा कोड हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी मैप वगैरह किया हुआ है। देखिए प्रोडक्ट्स के ऊपर इसके अंदर इमेज SRC जो है वो चेंज करना है हमें, क्योंकि हमारे केस में अभी जो हमारे पास है वो है थंबनेल की। चलो थंबनेल, उसके बाद जो इमेज अल्ट है उसको हम टाइटल बनाएंगे। जो टाइटल होगा प्रोडक्ट का उसको ही ये अल्ट की बनाएंगे इमेज की। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट href है, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। चलो इसको इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट नेम की जगह यहाँ पर करते हैं टाइटल। और प्रोडक्ट कलर जो है, कलर हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे पास और एक फील्ड है जो कि है कैटेगरी, वो हम दिखाएंगे। सो कैटेगरी, और यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस ठीक है। देखिए ये कुछ अभी इस तरह से दिख रहा है हमारा कंपोनेंट, सिंपल सा है। चलो चलते हैं, हमारे कहाँ चलना है हमें, टर्मिनल के अंदर, और इसको करते हैं npm run dev और चलते हैं ब्राउज़र के अंदर। और यहाँ पर ये है हमारा, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और चलते हैं प्रोडक्ट्स जो पेज है हमारा इसके ऊपर। देखिए सारे प्रोडक्ट्स हमारे पेज यहाँ पर हो चुके हैं। इसको स्टाइल में थोड़ा सा इशू आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कंपोनेंट था ये हमारा टेलविंड CSS का था, तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर टेलविंड CSS नहीं है। तो जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं टेलविंड CSS CDN आपको सर्च करना है। और CDN मतलब बेसिकली एक URL होता है जो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अगर आपको टेलविंड CSS को ट्राई करना है, ठीक है। ये प्रोडक्शन के अंदर रिकमेंडेड नहीं होता है इस टाइप से URL को ऐड करना। अगर प्रोडक्शन एप्लीकेशन है तो नॉर्मली आप क्या करते हो, इसको इंस्टॉल करते हो CLI की मदद से, लेकिन हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर CDN ही यूज़ करेंगे। कैसे ऐड कर सकते हैं, index.html होती है यहाँ पर, इसके अंदर हेड से पहले आप ये जो स्क्रिप्ट है इसको डाल दो बस। चलो क्लोज़ करते हैं, चलते हैं फिर से ब्राउज़र के अंदर और करते हैं रिफ़्रेश। इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है, मैंने जूम करके रखा था। देखिए अभी सारे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर ये लोड हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको कंसोल यहाँ पर दिखा दूँ तो रिफ़्रेश करते हैं, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर लॉग करते हैं इसको। सो console.log data.products, और अभी इसको सेव करके एक बार चलते हैं फिर से ब्राउज़र के अंदर और रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 एरेज आपको दिखेंगे, और ये 2 बार दिख रहा है क्योंकि इसका रीज़न है जो रिएक्ट के अंदर स्ट्रिक्ट मोड है, ये इसको मैं बंद करूँगा, ठीक है। ये 2 बार दिखेगा बस, आपके डेवलपमेंट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर वो ऐसे नहीं दिखेगा। तो ये देखिए ये अभी एक बार दिख रहा है, और सारा जो डेटा है हमारे पास इसके अंदर है, देखिए सारी चीज़ें हैं। चलो इसको मैं बंद करता हूँ, और अभी काम तो हो गया, हमारा डेटा आ रहा है, हमारा यहाँ पर रेंडर भी हो रहा है। अभी बहुत बार क्या होता है ना कि अब जब भी एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको यहाँ पर लोडिंग स्टेट दिखाना होता है, थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाना होता है, राइट। तो उसके लिए जो जब तक सर्वर का डेटा लोड हो रहा है, फेच हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक लोडिंग स्पिनर दिखाते हैं या फिर टेक्स्ट दिखाते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, रिएक्ट के अंदर कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं सबसे पहले। चलो उसके लिए हमें और एक स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर करते हैं इज़ लोडिंग, सेट इज़ लोडिंग, और यहाँ पर करते हैं यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स रखेंगे। और यहाँ पर अभी रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले करते हैं सेट इज़ लोडिंग, इसको करते हैं ट्रू, और रिक्वेस्ट ख़त्म होने के बाद यहाँ पर करते हैं सेट इज़ लोडिंग फॉल्स, ठीक है, लास्ट में लाते हैं। चलो अभी सिंपल सा है, ये एक टॉगल टाइप का हमने किया है। स्टार्टिंग में लोडिंग को ट्रू करो, बाद में इसको फॉल्स करो डेटा फेच होने के बाद, और फिर यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ इज़ लोडिंग। अगर लोडिंग हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो, स्पिनर रिटर्न करो। लेकिन हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर H3 और लोडिंग नाम का एक टेक्स्ट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है।
नॉर्मली आप यहाँ पर लोडिंग जो कंपोनेंट होता है उसको आप रिटर्न कर सकते हो। चलो इसको टेस्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको थोड़ी देर के लिए एक लोडिंग टेक्स्ट दिखेगा। देखिए, रिफ्रेश लोडिंग, रिफ्रेश लोडिंग। ओके, आई होप कि आपको दिख रहा है। एक बार फिर से जो नेटवर्क स्पीड है उसको मैं स्लो करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, देखा, और डेटा लोड होने के बाद ये गायब हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इफ़ जो कंडीशन है वो हमने लगाई है। अभी यहाँ पर देखो, कोई भी एरर हैंडलिंग यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर समझो कि यहाँ पर एरर लाने के लिए मैं थोड़ा सा URL चेंज करता हूँ, एस यहाँ पर दबाता हूँ और ऐड करता हूँ और अगर सेव करके फिर एक बार करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर एरर आ चुकी है और लोडिंग यहाँ पर हैंग हो चुका है। ठीक है, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन का जो एल्गोरिथम है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। जो हमारा यूज़र सिनारियो है, अगर एरर आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोडिंग को हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एरर हैंडलिंग ऐड करना पड़ेगी। तो एरर हैंडलिंग करने के लिए हम रिएक्ट के अंदर कैसे करते हैं, उसके लिए भी हम एक नया स्टेट यहाँ पर डाल सकते हैं, एरर सेट एरर, और यहाँ पर करते हैं यूज स्टेट। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनडिफाइन होगा, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, या फिर चाहो तो नल आप रख सकते हो। और चलो नल रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरर को नल करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके पिछले रेंडर का, जब भी आप दूसरे पेज से फिर से वापस आ रहे हो इस कंपोनेंट के ऊपर, हो सकता है कि कोई आपकी पिछली वाली एरर आपके पास है। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले इसको क्लियर करूँगा। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, जब भी आप फेच API जब भी यूज़ करते हो, एरर हैंडलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि जो एक्सियोस के अंदर होता है, एक्सियोस एक लाइब्रेरी है डेटा फेच करने के लिए, HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए, उसके अंदर काफ़ी सही है। अगर एरर आती है तो वो एक्सियोस हमारे लिए ऑटोमेटिक जो प्रॉमिस है उसको रिजेक्ट करती है, लेकिन फेच ऐसा नहीं करती है। फेच के लिए आपको मैनुअली चीज़ें करनी होती है, आपको इस तरह से कुछ चेक करना होता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इफ़ यहाँ पर करते हैं response.ok, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको चेक करनी होती है। अगर ओके नहीं है तो यहाँ पे कुछ करो, हैंडल करो एरर को। ठीक है, अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ पर ट्राई कैच के अंदर डालेंगे। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी इसको करोगे आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो आप एक्सियोस जैसी लाइब्रेरीज जो है उसको यूज़ करना। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर मिलते हैं हमें। सो यहाँ पर करते हैं ट्राई, और ये रहा कैच एरर अप्स। और अभी यहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से मैं हटा के यहाँ पर डालता हूँ, और चलो इसको भी मैं इसके अंदर ही लेता हूँ इस तरह से। और अभी एरर अगर आती है, अभी एरर क्यों आने वाली मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न। वैसे ये फेच आपका प्रॉमिस रिजेक्ट नहीं करेगा, एरर उसकी वजह से आएगी क्योंकि जब भी गलत URL है तो जेसन के अंदर जो है वो डेटा हमारा कुछ नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो जेसन मेथड है ये यहाँ पर एरर थ्रो करेगी, और इसको हम कैच कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर करते हैं क्या करना है, हमें सेट करना है एरर को, सेट एरर एरर डॉट मैसेज। ठीक है, इस तरह से सिंपल है। और इसी के साथ में हमें जो लोडिंग है उसको भी स्टॉप करना पड़ेगा, तो सेट लोडिंग फॉल्स। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी वो लोडिंग जो था वो हैंग नहीं हो रहा है, लेकिन हमें एरर भी दिखानी है। तो एरर दिखाने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं दूसरा इफ़, और एरर, अगर एरर है यहाँ पर करते हैं फिर से एरर, अगर एरर है तो रिटर्न करो H3, और यहाँ पर करते हैं इस तरह से एरर, और उसको डिस्प्ले करते हैं एरर। और एक बार देख लेते हैं हमने क्या, एरर डॉट मैसेज, डायरेक्टली मैसेज हमने पास किया है। तो यहाँ पर सिर्फ एरर आपको दिखानी है, जो स्टेट के अंदर है वो मैसेज होगा। ये देखिए, अभी जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा एरर आती है तो वो तुरंत है अनएक्सपेक्टेड टोकन ओ, ये जेसन पार्सिंग की एरर है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हमने ये हमने ये कर दिया इसको, लोडिंग और एरर हैंडलिंग वगैरह। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि
कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। ये एक्स्ट्रा हमें यूज स्टेट्स यहाँ पर मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर ये यूज़ इफ़ेक्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, और ये जो एरर हैंडलिंग है इसके अंदर भी हमें और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमें हैंडल करनी होगी, अलग अलग स्टेटस कोड्स इसको यहाँ पर हैंडल करना होगा, राइट। तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो रही है। और इसी के साथ में और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ब्राउज़र में चलते हैं और ये एरर में हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए URL ठीक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए इस टैब के अंदर आपको देखना है जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पर हमारी जाएगी। तो मैं जल्दी से जाऊँगा प्रोडक्ट्स और जो हमारा राउट है दूसरा वाला, और ये देखिए ये प्रोडक्ट कंपोनेंट यहाँ पर है। और बाय द वे ये राउटर हमने यहाँ पर बनाया है, आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देखिए ये हमारा ये राउटर डॉम है और यहाँ पर ये कंपोनेंट है। देखिए ये राउट है हमारा, प्रोडक्ट आईडी के ऊपर जाते हैं तो प्रोडक्ट कंपोनेंट हमारा दिखता है, ये है यहाँ पर। और अभी यहाँ से ये जो नो थ्रॉटलिंग इसको करते हैं ताकि वो स्लो ना चले। और यहाँ से अगर मैं फिर से हमारे प्रोडक्ट्स कंपोनेंट के ऊपर जाता हूँ तो देखिए क्या होगा। बैक, ये थोड़ा सा अभी यहाँ पर रिफ़्रेश हुआ था, लेकिन यहाँ से मैं फिर से आगे जाता हूँ, बैक आगे। अच्छा ये रिफ़्रेश यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, मेरे को इसको फिक्स करना होगा। चलो उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमें लिंक डालनी होगी। तो देखिए एक बार देख लेते हैं फिर से, बैक, हमें रिफ़्रेश नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहिए, ऐसा सिस्टम हमें करना है। तो इसको करना काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक लिंक टैग होगा, ये देखिए यहाँ पर, इसकी वजह से वो रिफ़्रेश का इशू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक की जगह यहाँ पर करते हैं ए टैग की जगह यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम का जो लिंक है उसको यूज़ करेंगे और यहाँ पर 2 हम देते हैं। और इसकी जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ पर करते हैं /products और यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी देनी है, कुछ इस तरह से राउट है हमारा। सो product.id सेव करते हैं, एक बार रिफ़्रेश करते हैं और अभी अगर मैं क्लिक करूँ किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो देखिए क्या होगा। ये देखिए अभी पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ, ये हमारा रिएक्ट राउटर यहाँ पर काम कर रहा है। अगर बैक भी जाता हूँ तो जो हमारा पेज है वो रिफ़्रेश नहीं होगा, देखिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, देखिए मैं जा रहा हूँ और फिर से अगर बैक आता हूँ तो देखिए हमारी एक रिक्वेस्ट चली गई, फिर से जाता हूँ, फिर से बैक आता हूँ तो देखिए फिर से दूसरी रिक्वेस्ट चली गई। इसका मतलब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। अभी जैसे ही आप पेजेस के बीच में नेविगेट करते हो तो हमें एक नई रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर भेजने की ज़रूरत पड़ रही है। क्या हम इसको कैश नहीं कर सकते, राइट? इसको हम अगर कैश करते हैं तो थोड़ी हमारी सर्वर की बैंडविड्थ भी बच जाएगी और जो रिक्वेस्ट जो डेटा है हमारे पेज के ऊपर यहाँ पर लोडिंग की ज़रूरत नहीं है, तुरंत हमें दिखेगा। थोड़ी सी जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी स्नैपी दिखेगी, हमारी फास्ट दिखेगी। उसके लिए हमें कैशिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। अभी अगर आपने आपके प्रोजेक्ट के अंदर कभी कैशिंग इम्प्लीमेंट की है तो आपको पता होगा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है। आप इसको नॉर्मली कर सकते हो, जो रिडक्स टूल किट वगैरह है उसके अंदर आप ऐसा लॉजिक लिख सकते हो जिससे आपकी जो कैशिंग है वो काम करे। लेकिन रिएक्ट क्वेरी ये भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करती है, इसको हम देखेंगे अभी एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। इसी के साथ में और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये अगर कोई एरर आ जाती है तो हमें एप्लीकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि हमें रिट्राई करने की ज़रूरत पड़ती है अगर एक बार फेल हो जाती है। अभी अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, देखिए एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये फेल हो चुकी है एरर। यहाँ पर हमें रिट्राई की ज़रूरत होगी। एक बार फेल होती है तो हम फिर से रिट्राई करना चाहेंगे डेटा को फेच करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, राइट। ये भी प्रॉब्लम हमारा जो रिएक्ट क्वेरी है उसको सॉल्व करेगी। कैसे करना है, चलो अभी क्या करते हैं, रिएक्ट क्वेरी जो है उसको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम कैशिंग यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, कैसे ऑटो रिट्राई जो है वो कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और पावरफुल चीज़ें हैं। तो चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और आपको जाना है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। यहाँ पर करना है गेट स्टार्टेड।
और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ओवरव्यू सेक्शन है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मोटिवेशन जो सेक्शन है ना दोस्तों, ये मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि इसको एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर वो सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी समझने के लिए कि ये रिएक्ट क्वेरी है, इसको एग्जैक्टली क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जैसे कि देखिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल क्लाइंट साइड स्टेट होता है हमारा, रिडक्स वगैरह जब भी यूज़ करते हैं, कि ये एसिंक जब भी सर्वर स्टेट हमें मैनेज करना है तो उतना इफ़ेक्टिवली ये काम नहीं करता है जो क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर सर्वर स्टेट हम मैनेज कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है इन्होंने कि कैसे सर्वर स्टेट कैसे डिफरेंट होता है क्लाइंट स्टेट से, राइट। यहाँ पर रीड कर सकते हो आप। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से बेनिफिट्स ये रिएक्ट क्वेरी हमें देती है। कैशिंग, ये ड्यूपिंग, मल्टीपल रिक्वेस्ट, आउट ऑफ डेट जो डेटा होता है उसको बैकग्राउंड के अंदर ये अपडेट करता है। ये जो रिएक्ट क्वेरी इसको अपडेट करती है। और उसके बाद डेटा कभी आउट ऑफ डेट हुआ है उसको पता करना, ये सारी चीज़ें हम रिएक्ट क्वेरी की मदद से कर सकते हैं। ओके, सो बहुत ही पावरफुल ये लाइब्रेरी है। अभी देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉलेशन के ऊपर चलते हैं और ये देखिए कुछ इस तरह से आपको करना है। और अब चलते हैं टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, ये इंस्टॉल हो जाएगी। और अब देख सकते हो CDN की मदद से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, और बाय द वे यहाँ पर रिकमेंडेशन भी है इनका, अगर आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हो तो इनका एक ESLint का प्लगइन भी आता है, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इससे आपको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है क्वेरी के बारे में वो यहाँ पर एनफोर्स हो जाएगी अगर ये प्लगइन यूज़ करते हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्विक स्टार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेरीज म्यूटेशंस। तो दोस्तों ये जो रिएक्ट क्वेरी है इसके अंदर दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है क्वेरीज और दूसरा है म्यूटेशंस। जो क्वेरीज हैं ये हम यूज़ करते हैं जब भी आपको डेटा को फेच करना होता है। हमारे इस केस में अगर हम हमारा यहाँ पर अगर फेच रिक्वेस्ट देखते हैं तो ये एक गेट रिक्वेस्ट है, हम डेटा को फेच कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्वेरीज यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है जो कि है म्यूटेशन। म्यूटेशन हम तभी यूज़ करते हैं जब भी आपको कुछ डेटा है उसको पोस्ट करना है या फिर डेटा को अपडेट करना है सर्वर के ऊपर, वो आपका होता है म्यूटेशन। तो इन दोनों को हम यूज़ करके देखेंगे कैसे यूज़ करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले सेट करते हैं, यहाँ पर सेटअप करना होगा हमारे रिएक्ट क्वेरी को। तो उसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें जो क्वेरी क्लाइंट है उसका इंस्टेंस एक बनाना होता है, और ये बनाना है आपको जो आपकी मेन जो एंट्री फाइल है, ये आप देख सकते हो। चलो कॉपी करते हैं इसको और हमें जाना है हमारे main.jsx के अंदर, और यहाँ पर अगर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेरी क्लाइंट देखिए, इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो ये हमें कोई इंपोर्ट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो ये बेसिकली इंपोर्ट करना है आपको यहाँ से। देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं ऊपर, पेस्ट करते हैं, और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमें अभी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ क्वेरी क्लाइंट और क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कैसे यूज़ करते हैं हम, देखिए सिंपल है, हमारा जो ऐप है उसको हमें रैप करना होगा इस प्रोवाइडर के अंदर। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा इसको, और टू डू की जगह इस तरह से हमारा जो राउटर था उसका प्रोवाइडर इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने हमारे पूरे एप्लीकेशन को हमने क्या किया है, रैप किया है, ठीक है, इस क्वेरी क्लाइंट के अंदर। दैट्स इट। अभी आपकी रिएक्ट क्वेरी यहाँ पर रेडी हो चुकी है काम करने के लिए। चलो अभी यहाँ पर हमें ये जो सारी चीज़ें हमने की थी, बड़ा जुगाड़ यहाँ पर लगाया था, सबको हमें रिप्लेस करना है क्वेरी रिएक्ट क्वेरी से। कैसे करना है आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले आपको हम क्वेरीज यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाला सिंटैक्स आपको यूज़ करना है। तो चलो यहाँ पर आते हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा, देखिए थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर से कुछ हम गेट करेंगे।
थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगा। यूज़ क्वेरी, ठीक है, ये हुक हमें यूज़ करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से इंपोर्ट किया है और इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर दो चीज़ें हैं मेनली, और तीसरा भी आता है, उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन दो मेन है, जो कि है क्वेरी की और दूसरा है क्वेरी फंक्शन। तो पहला है क्वेरी की, ठीक है, और दूसरा है क्वेरी फंक्शन FN। आप देख सकते हो अभी ये जो क्वेरी की है इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर आप एरे पास करते हो और इसके अंदर कोई भी रैंडम एक स्ट्रिंग आप पास कर सकते हो। अभी ये जो स्ट्रिंग होती है ये रिएक्ट क्वेरी यूज़ करती है कैशिंग के पर्पस से। कैशिंग के लिए जब भी कैशिंग करती है ये हमारा डेटा, तो वो ये जो की है इसको यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा हम प्रोडक्ट्स फेच कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स नाम की यहाँ पर देता हूँ। और क्वेरी फंक्शन जो है ना, ये वो फंक्शन है जिसकी मदद से डेटा फेच होगा। तो हमारे केस में आप देख सकते हो कि ये जो फेच प्रोडक्ट्स जो फंक्शन है ये एग्जैक्टली हमारी फंक्शन है जो डेटा फेच कर रही है। मैं इसको कॉपी करूँगा और ये जो यूज़ इफेक्ट है ये इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं, मैं इसको कमेंट करूँगा और इस फंक्शन को बाहर लाता हूँ इसके, देखिए हमारे कंपोनेंट से बाहर। और अभी हमें बस ये दो लाइंस चाहिए इसके अंदर से, ये ट्राई कैच वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए। ये रिएक्ट क्वेरी हमारे लिए पूरा हैंडल करेगी प्रॉपर तरीके से। हमें जो एरर्स है उसको हमें जो प्रॉमिस रिजेक्ट करके देगी, जिसको हम हैंडल करेंगे। और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर से आपको डेटा रिटर्न करना है। तो हमारा डेटा है डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, आपको याद होगा प्रोडक्ट्स नाम की है। और अभी ये जो फेच प्रोडक्ट्स जो फंक्शन है ये सिंपली क्या कर रही है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रही है, क्योंकि एसिंग फंक्शन हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करती है। इसको हमें यहाँ पर पास करना है इसका रेफरेंस, दैट्स इट। अभी ये जो तीन स्टेट्स है ये यहाँ पर नहीं चाहिए। अभी आप बोलोगे ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, ये इज लोडिंग कहाँ से मिलेगा, एरर कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा यहाँ से। सबसे पहले इज लोडिंग, उसके बाद अगर एरर हमें चाहिए तो वो भी मिलेगी, और डेटा मिलता है इसके अंदर, एक स्पेशल की होती है डेटा। अभी ये जो डेटा है ये हमारा वो डेटा होगा जो हमने यहाँ से रिटर्न किया है, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आप इसको डेटा या फिर मैं इसको एलियास दूंगा और इसको मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो, एलियास दे सकते हो जब भी आप डिस्ट्रक्चर करते हो। तो अभी हम ये जो डेटा है उसको प्रोडक्ट्स वेरिएबल से हम यूज़ कर पाएंगे, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैप लगा रहे हैं हम, और ये इज़ लोडिंग एरर ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर आ चुकी है। और आप देख सकते हो कि जो हमारा कोड है थोड़ा सा क्लीन हो चुका है। इसको भी कमेंट करते हैं, सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र के अंदर। और जो यहाँ पर देखिए मैं फिर से रन करता हूँ हमारे सर्वर को, npm run dev, और अभी चलते हैं ब्राउज़र के अंदर। और ये देखिए हमारा डेटा यहाँ पर फेच हो चुका है। रिफ़्रेश करता हूँ, लोडिंग, और ये डेटा हमारा मिल रहा है। देखिए रिफ़्रेश, लोडिंग, देख रहे हो, देखिए देखिए लोडिंग दिख रहा है लेफ्ट साइड में। यस, तो हमारा एप्लीकेशन एग्जैक्टली जो बिहेवियर है उसी तरह से काम कर रहा है जो हमारा इस जुगाड़ से कर रहे थे हम। लेकिन आप देखो अभी कितना जो कोड है हमारा कम हो चुका है, बस एक हुक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और ये जो फंक्शन है यहाँ पर इसको हम अलग फाइल के अंदर रख सकते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कोड की जो ऑर्गेनाइजेशन, कोड ऑर्गेनाइज जो है वो अच्छी तरीके से हम मॉड्यूलर यहाँ पर बना सकते हैं, और ऐसा करने से हम कोड को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर और एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ मैं। अगर यहाँ पर कुछ एरर, देखिए मैं थोड़ा सा इस तरह से ये जो है इसको इस तरह से एस लगाता हूँ, ठीक है, और एक एस लगाता हूँ, तो ये अभी इनवैलिड यूआरएल है, तो यहाँ पर एरर हमें मिलेगी और एरर हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। देखिए रिफ़्रेश, और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए ये लोडिंग यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर नेटवर्क के अंदर चलते हैं
और एक बार फिर से मैं इस तरह से आपके करके दिखाता हूँ। देखिए ये सेकेंड रिक्वेस्ट, ये थर्ड रिक्वेस्ट, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखिए ये एग्जैक्टली हो रहा है रिट्राई ऑटोमेटिकली, जो पहले नहीं हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक रिट्राई यहाँ पर हो रहा है। देखिए फिर से मैं कर रहा हूँ एक बार, और ये देखिए, ये देखिए एक बार फिर से ये रिट्राई होगा, एरर आ गई तो फिर से ये रिट्राई हो जाएगा। देखिए इस तरह से कुछ ये रिट्राई करेगा। आई थिंक डिफ़ॉल्ट 3 बार होता है, इसको आप चेंज कर सकते हो आप चाहो तो। एक मैंने क्लियर किया था, ये दूसरा और तीसरा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये सीधा एरर यहाँ पर दिखा रहा है, और ये एरर इसकी वजह से दिखा रहा है अभी। देखिए ये जो है ना ऑब्जेक्ट नॉट वैलिड रिएक्ट चाइल्ड, क्योंकि अभी यहाँ पर एरर डॉट मैसेज हमें करना होगा, क्योंकि ये एरर ऑब्जेक्ट रहता है। अभी देखिए रिफ्रेश, और एक बार ये रिट्राई, सेकेंड रिट्राई, और ये थर्ड रिट्राई, और फिर ये यहाँ पर 3 रिट्राई होने के बाद फिर ये एरर यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ओके अभी देखिए फिर से रिफ्रेश यहाँ पर हो चुका है, और ये देखिए 3 बार होके फिर ये एरर यहाँ पर दिखाएगा। ओके सो अब देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहला तो जो रिट्राई का जो प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, हमारा कोड भी यहाँ पर क्लीन हो चुका है। ये 2 मेन फ़ायदे अभी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अभी तीसरा फ़ायदा जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एरर है उसको मैं हटा देता हूँ। देखिए सेव करते हैं और यहाँ पर करते हैं रिफ़्रेश। देखिए अभी डेटा हमारा दिखेगा, और अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक बार क्लियर करते हैं और बैक चलता हूँ तो ये देखिए ये प्रोडक्ट्स, फिर से यहाँ पर डेटा फेच हो रहा है। फिर से मैं चलता हूँ, फिर से बैक आता हूँ, फिर से ये डेटा फेच हो रहा है। फिर से एक बार चलता हूँ, फिर से बैक आता हूँ, फिर ये एक नई रिक्वेस्ट हो रही है। तो आप देख सकते हो कि इस पेज के ऊपर आने के बाद ऑटोमेटिक एक रिक्वेस्ट हो रही है सर्वर पे, मतलब कैशिंग अभी तक काम नहीं कर रही है। एक्चुअली मुझे भी ऐसे ही लगा था कि कैशिंग काम नहीं कर रही है। इनफैक्ट कैशिंग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, उसके बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी होगी। जो रिएक्ट क्वेरी है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका कैशिंग का जो डेटा होता है उसका एक स्टेल टाइम होता है, मतलब कितने देर तक ये डेटा वैलिड रहेगा। तो उसका एक यहाँ पर ऑप्शन होता है स्टेल टाइम बोल के, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टेल टाइम है, और यहाँ पर आप रीड कर सकते हो द टाइम इन मिली सेकेंड्स आफ्टर डेटा इज़ कंसिडर्ड स्टेल। इसका मतलब ये जो टाइम है उसके होने के बाद आपका डेटा एज स्टेल मार्क किया जाता है। इसका मतलब जब भी रिफेच करना है डेटा तो वो कैश से नहीं लेगा, ये क्या करेगा, एक नई रिक्वेस्ट करेगा रिएक्ट क्वेरी सर्वर के ऊपर, और नया डेटा को ये फेच करेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप देख सकते हो ये इन्फिनिटी, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसकी वैल्यू है, मतलब जैसे डेटा आता है वो तुरंत स्टेल हो जाता है। इसका मतलब कैशिंग काम कर रहे हैं, लेकिन ये कैश जो डेटा है उसको यूज़ ही नहीं करेगा। ये क्या करेगा, तुरंत डेटा आ गया स्टेल हो गया, फिर से नई रिक्वेस्ट जाएगी हर एक बार। लेकिन हम यहाँ पर अगर करेंगे, यहाँ पर मिली सेकेंड्स है तो मैं 10 सेकेंड का करता हूँ, तो 10,000 यहाँ पर अगर मैं पास करता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, और एक बार मैं फिर से रिफ़्रेश करता हूँ और चलते हैं इस पेज के ऊपर, बैक आते हैं। अब देखिए कोई रिक्वेस्ट नहीं हुई, फिर से चलते हैं, बैक आते हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कैश डेटा यहाँ पर है। लेकिन 10 सेकेंड के बाद जो डेटा हमारा है वो स्टेल होने वाला है, ठीक है। फिर से क्लिक करते हैं, अभी 10 सेकेंड हो चुके हैं, तो बैक आते हैं। तो अभी देखिए 10 सेकेंड के बाद जो रिएक्ट क्वेरी है उसने देखा कि जो डेटा हमारा है वो ऑलरेडी स्टेल हो चुका है, मतलब उसको तो यूज़ नहीं कर सकते। तो भैया हमें तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर्वर के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो उसने सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट की, और फिर ये डेटा अगले 10 सेकेंड तक ये इसको कैश से यूज़ करेगा अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो, मतलब अगर डेटा की ज़रूरत होगी तो क्लाइंट के ऊपर, राइट। तो ये स्टेल टाइम होता है, और इसको हर एक क्वेरी के लिए आप इस तरह से सेट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको जो क्वेरी क्लाइंट है
यहाँ पर भी आप इसको पास कर सकते हो, इसके अंदर भी पास कर सकते हो। इसको कैसे करना है, यहाँ पर अगर चलते हैं और थोड़ा सा हमें जाके देखना होगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। देखिए यहाँ पर करते हैं और सर्च करते हैं, चलो स्टेल टाइम, ठीक है, स्टेल टाइम, और यहाँ पर इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। आप देख सकते हो जो हमने यूज़ किया था कुछ इस तरह से, और इसको ग्लोबली भी आप सेट कर सकते हो। उसको देखना होगा हमें कहाँ पर करना है, और ये शायद कहाँ पे, तो यहाँ पे देखा था मैंने, एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर करते हैं स्टेल टाइम और देखते हैं कि क्या ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल रहा है। ये देखिए, ओके, यहाँ पर सर्च करते हैं क्वेरी क्लाइंट, और ओके, इसके अंदर कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो मैं एक बार यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर देखते हैं कि हाँ, ये देखिए कैसे हम कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं और उसके अंदर फिर डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस इस तरह से। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, फिर उसके अंदर डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस, और क्वेरीज़ के लिए स्टेल टाइम हम यहाँ पर सेट करेंगे जो कि है 10,000 मिलीसेकेंड। और यहाँ से मैं इसको कमेंट करता हूँ और अभी देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। चलो रिफ़्रेश, एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ और चलते हैं यहाँ पर बैक। देखिए काम कर रहा है बैक, कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं हो रही है, बैक नहीं हो रही है। ये देखो 10 सेकेंड ख़त्म हो गए, तो ये एक नई रिक्वेस्ट हो गई, और अभी फिर 10 सेकेंड के लिए ये रिक्वेस्ट नहीं होगी। अभी ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, ये कभी कभी होती है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी डेटा की ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट के ऊपर, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हमारे केस में क्या हुआ था, यहाँ पर हमने कंपोनेंट लोड किया था, इसका मतलब जो हमारा ये जो यूज़ क्वेरी जो हुक है वो माउंट हो गया, राइट। वो जैसे ही माउंट होता है तुरंत ये क्या करता है, उसको डेटा की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कैश के अंदर देखेगा डेटा है, वो स्टेल तो नहीं हुआ है डेटा। अगर नहीं हुआ है तो कैश से लेके तुरंत हमें रिटर्न करता है। अगर वो स्टेल हुआ है डेटा तो वो क्या करता है, सर्वर पे एक नई रिक्वेस्ट करके उसको फेच करके हमें देता है। और ये एग्जैक्टली है आपका सर्वर स्टेट। इसलिए इसको बोलते हैं सर्वर स्टेट, क्योंकि ये सर्वर का डेटा जो है उसको मैनेज करने का ये काम करता है। और यहाँ पर जो हमने ऑप्शन अभी ये दिया है ना, ये हमने ग्लोबली दिया है। इसका मतलब जितनी भी क्वेरीज होगी इसके अंदर सबको ये अप्लाई हो जाएगा। अभी इसी के साथ में और कभी कभी एक तो हुआ ये क्वेरी जब भी माउंट हो जाती है तो वो हमें डेटा चाहिए होगा। दूसरी एक होता है एक ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम फोकस करते हैं विंडो के ऊपर, देखिए अगर मैं दूसरे टैब के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से फिर से वापस आता हूँ, तो देखिए ये रिक्वेस्ट होगी। मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। अभी 10 सेकेंड हमें वेट करना होगा। फिर से आता हूँ, एक बार फिर से आता हूँ, ये देखिए रिक्वेस्ट हो गई। ये क्यों हो गई, क्योंकि हमने हमारे टैब के ऊपर फोकस किया है, तो उसकी वजह से भी ये जो रिक्वेस्ट है वो ट्रिगर हो चुकी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये जो बिहेवियर है उसको आप क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, वो भी आपको ऑप्शंस के अंदर पास करना है। और यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर चलते हैं तो देखिए लेफ़्ट साइड में यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिफ़ॉल्ट्स, और यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कौन से डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको भी आप एक बार रीड कीजिए, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है इनकी वजह से बहुत सारे अजीब से बिहेवियर आपके क्वेरी के अंदर दिखेंगे। तो हो सकता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है उसकी वजह से ये हो रहा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा था, देखिए ये स्टेल क्वेरीज आर रिफेच्ड ऑटोमेटिकली इन द बैकग्राउंड व्हेन। कभी ऑटोमेटिकली रिफेच होती है स्टेल क्वेरीज अगर नया इंस्टेंस क्वेरी का अगर माउंट होता है, जो हमने देखा था, या फिर विंडो इज़ रीफोकस्ड जो हमने करके देखा था
आपकी ब्राउज़र विंडो अगर रीफोकस होती है, तो अगर डेटा अगर स्टेल है तो वो ऑटोमेटिक सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है और द नेटवर्क इज़ रिकनेक्टेड। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर का नेटवर्क जो है वो डिसकनेक्ट हो जाता है और फिर से जब भी कनेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि ये जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है वो सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट चली जाएगी। और यहाँ पर अगर चाहो तो आप इसको एक इंटरवल में भी आप सेट कर सकते हो, मतलब हर एक एक्स मिनट्स के बाद या फिर एक्स टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक रीफेच करेगा क्वेरीज को। मतलब नॉर्मली जो हम पोलिंग जो करते हैं ना, एक इंटरवल के अंदर हम डालते हैं कि क्वेरी ऑटोमेटिक फेच हो जाए, तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी ऑप्शंस है। वो अगर आपको रीफेच विंडो फोकस अगर उसको डिसेबल करना है तो आप इसको फॉल्स कर सकते हो। और रीफेच ऑन माउंट, मतलब जो हम यहाँ पर बोल रहे थे कि ये जो है ना, ये देखिए यहाँ पर यूज़ के क्वेरी जो है ये माउंट हुई है, अगर इसके जैसे ही अगर इसके बाद अगर माउंट हो जाएगी तो 2 रिक्वेस्ट नहीं जाएगी सर्वर पे, एक ही रिक्वेस्ट जाएगी, राइट। वो बेसिकली डीड्यूपिंग हो रहा है यहाँ पर रिक्वेस्ट का। और अगर इस कंपोनेंट के अंदर अगर कोई चाइल्ड कंपोनेंट होता और उसके अंदर भी अगर सेम इस तरह से हम डेटा फेच करते थे यही वाली क्वेरी, तो रिक्वेस्ट एक ही जाती थी, 2 बार रिक्वेस्ट नहीं होती थी। नॉर्मली रिएक्ट के अंदर अगर करोगे तो 2 रिक्वेस्ट चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा, ये यहाँ पर है। अगर वो भी बिहेवियर आपको अगर बंद करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो रिफेच ऑन माउंट फॉल्स। यहाँ पर है नेटवर्क के लिए जो रिकनेक्ट, ये बेसिकली ये जो चारों चीज़ें हैं इसको आप मैनेज कर सकते हो कुछ इस तरह से, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर इस तरह से पास करके। ओके, सो यहाँ पर और एक होता है कैशे टाइम होता है, ये बेसिकली कैशे का टाइम है, उसके बाद ये गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा 5 मिनट के बाद बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब अगर स्टेल टाइम आप इसका रखते हो अगर इन्फिनिटी जो है, फिर ये कैशे 5 मिनट के लिए आपका रहेगा, उसके बाद गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक रिट्राई ऑप्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आई बिलीव कि ये 3 होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 3 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो रिट्राई। और रिट्राई डिले जो है ना, ये होता है कि एक बार रिट्राई किया फिर जो सेकेंड रिट्राई होगा वो कितने टाइम के बाद होगा, डिले जो है दोनों के बीच में, वो भी आप सेट कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पर रिकमेंडेड है कि आप इसको चेंज ना करें, क्योंकि ये होता है एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ फंक्शन। इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियली इसका जो डिले है वो बढ़ते रहेगा। मतलब ऐसे नहीं कि एक सेकेंड के बाद, हर एक सेकेंड के बाद ये रिट्राई कर रहा है, ऐसे नहीं। अगर पहला रिट्राई 1 सेकेंड में हो रहा है तो दूसरा हो सकता है ये 2 सेकेंड में होगा, और तीसरा रिट्राई जो है वो 4 सेकेंड के बाद होगा। मतलब ये एक्सपोनेंशियल उसके अंदर बैक ऑफ फंक्शन होती है, उस तरह से वो कुछ काम करता है। चलो, तो इसके ऊपर आके आप पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। अभी फिर से चलते हैं यहाँ पर, और हमने देखा कि कैसे आप इसके अंदर ऑप्शंस दे सकते हो, स्टेल टाइम वगैरह वगैरह। अगर ग्लोबली देना है तो इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हो। कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर कंट्रोल कमांड मैक के ऊपर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको दिखेंगे, और इसके अंदर आई बिलीव ये देखिए इसके अंदर है क्या क्या है उसके बारे में आप रीड कर सकते हो। ये देखिए रिफेच इंटरवल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर आप देख सकते हो। ओके, चलो इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर और एक चीज़ है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि है डेव टूल, राइट। जैसे हम रिडक्स के लिए डेव टूल यूज़ करते हैं, बिल्कुल रिएक्ट क्वेरी के लिए भी एक डेव टूल आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर है, ओके कहाँ पर है, ये थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर है डेव टूल। क्या ऊपर चला गया? 1 मिनट फिर से रीड कर लेता हूँ। ये कहाँ पर है डेव टूल? ये देखिए यहाँ पर है। ओके, सो डेव टूल को अलग से हमें इंस्टॉल करना होता है, तो जल्दी से चलते हैं कॉपी, चलते हैं टर्मिनल के अंदर, पेस्ट करते हैं, और चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, और फिर इसको npm रन डेव करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, देखिए इंटरेस्टिंग, यहाँ पर इस तरह से कंपोनेंट, मतलब वो जो
क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर था उसके अंदर डालना है इसको। चलो चलते हैं मेन JSX के अंदर और बस इसके अंदर आपको डालना है और इसको करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट काम नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न। चलो मैनुअली करते हैं और यहाँ पर करते हैं पेस्ट इस तरह से, देखिए दैट्स इट। और अभी अगर चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर अगर करते हैं रिफ़्रेश, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये आइकॉन दिखेगा आपको, देखिए ये इसको अगर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख रहा है, ये आपकी क्वेरी की है जो आपने पास की थी और वो एक आइडेंटिफायर हो जाता है आपके उस क्वेरी के लिए। तो कैशिंग के लिए भी ये यूज़फुल होता है। अब देख सकते हो कि ये जो डेटा है ये ऑलरेडी स्टेल हो चुका है और अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से रिफेच कर सकते हो और आप देख सकते हो ये फ्रेश दिखा रहा है, आपको डेटा फ्रेश दिखा रहा है। 10 सेकेंड वेट करना, उसके बाद ऑटोमेटिक ये स्टेल हो जाएगा। थोड़ा बचा है, ये देखिए हो गया, स्टेल हो चुका है। और यहाँ पर डेवलपमेंट के अंदर अगर आपको एरर को ट्रिगर करना है टेस्ट करने के लिए वो कर सकते हो। लोडिंग, ट्रिगर लोडिंग, देखिए मैंने ट्रिगर लोडिंग की तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए ट्रिगर लोडिंग हो गई, देखिए इस तरह से। और रिसेट कर सकते हो, डेटा को इनवैलिडेट कर सकते हो, रीफेच कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए होता है, बस टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर प्रोडक्शन में इसको यूज़ नहीं करते हैं हम। और आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स हैं। चलो अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ये एक अच्छी चीज़ है डेव टूल। और अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि है हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट। यहाँ पर जल्दी से मैं क्या करने वाला हूँ, जल्दी से और एक क्वेरी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं जो प्रोडक्ट डिटेल है उसको फेच करने के लिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा पेस्ट करेंगे कोड और जल्दी से मैं यहाँ पर ये इंपोर्ट काम क्यों नहीं कर रहा है, इंपोर्ट काम नहीं कर रहा है हमारा फॉर सम रीज़न। ओके चलो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं इस तरह से। और ये प्रोडक्ट्स नहीं, अभी ये प्रोडक्ट हम सिंगल प्रोडक्ट को हमें फेच करना है बाय द वे। और यहाँ पर फेच प्रोडक्ट नाम की फंक्शन यहाँ पर हमें चाहिए होगी, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर जो ये फेच प्रोडक्ट, ठीक है। अभी इसके अंदर ये जो है प्रोडक्ट्स नहीं होगा, ये सिर्फ एक डेटा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है ये। तो यहाँ पर ये जो URL होगा ये कुछ आपका इस तरह से होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पर जो ID है वो पास करनी है, प्रोडक्ट ID इस तरह से। और इसको यहाँ पर डॉलर लगाना होगा। अभी ये प्रोडक्ट ID आएगी कहाँ से आएगी, इसको मुझे अभी अंदर लेना होगा यहाँ पर। और ये प्रोडक्ट ID बेसिकली हम गेट करेंगे यहाँ से। देखिए हमें एक हुक यूज़ करना है जो कि राउटर से हमें मिलता है params, और हुक का नाम है यूज़ params। रिएक्ट राउटर डॉम से ये मिलेगा हमें। देखिए मैंने इसको इंपोर्ट किया है। और बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो राउटर है देखिए इसके अंदर जो प्रोडक्ट ID जो डायनामिक पैरामीटर है उसको हमें गेट करना है, जो कि है प्रोडक्ट ID। देखिए इस तरह से कोलन आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा params डॉट प्रोडक्ट ID, params डॉट प्रोडक्ट ID। अगर लॉक करके दिखाओ आपको, console डॉट लॉक params क्या बोलते हैं इसको, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। चलो और ये जो है ना क्वेरी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ, पहले params देखते हैं। ओके चलो चलते हैं और अभी मैं क्लिक करूँगा। देखिए क्लिक करने से पहले थोड़ा सा इसको कंसोल जो है ओपन करते हैं और क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट ID और इसके अंदर है 1। देखिए कुछ ऐसे दिख रहा है। ये 1 जो है ना ये आपको URL के अंदर भी दिखेगा। देखिए यहाँ पर डायनामिक है ये। अगर मैं दूसरे के ऊपर करता हूँ तो ये 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। देखिए नाइस। चलो अभी क्या करते हैं, डायनामिक प्रोडक्ट ID हमें मिल रहा है। अभी ये URL है, देखिए अगर इस तरह से अगर करते हैं /products/product ID,
ये मैंने कहाँ से लाया, ये लाया है इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से। यहाँ पर अगर यहाँ पर इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर 1 करके दिखाता हूँ। तो आपको जो पहला प्रोडक्ट है वो मिलेगा। देखिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, बस वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर जो है ना, ये प्रोडक्ट्स जो है ना, इसको मैं प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट है तो मैं इस तरह से करूँगा। और यहाँ पर क्वेरी की के अंदर मैं क्या करूँगा, उस प्रोडक्ट की आईडी पास करूँगा। इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो आईडी जो है ना, ये कुछ इस तरह से दिखती है। तो यहाँ पर एज ए सेकेंड पैरामीटर मैं इसको पास करूँगा। अभी जब भी क्वेरी की जब भी बनेगी और कैशिंग जब भी होगी, तो ये दोनों जो एलिमेंट्स है वो यूज़ हो जाएंगे उसके लिए, उसके आइडेंटिफायर बनाने के लिए, राइट। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो कैश होगा वो सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए होगा। अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो उसका कैश यहाँ पर बनेगा नहीं जब तक उसको फेच नहीं किया जाता है, क्योंकि उस टाइप की यहाँ पर नहीं है। चलो इसको करके देखते हैं, तभी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और अभी आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पर सिंपली ऐसे करूँगा, प्रोडक्ट डॉट टाइटल बस दिखाऊँगा आपको, ठीक है। और इज़ लोडिंग है तो वो सेम चीज़ कर सकते हैं। मैं जल्दी से यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये 2 चीज़ें हैं ना, ये हमें चाहिए होगी। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसको। चलो चलते हैं। और यहाँ पर अभी ये देखिए, ये ओप्पो के ऊपर मैंने क्लिक किया था। यस, बड़ा करते हैं इसको, बैक चलते हैं और छोटा करते हैं फिर से, और यहाँ से किसी को करते हैं, ये सैमसंग गैलेक्सी, ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी बुक। और जो लोडिंग है वो भी काम कर रही है। देखिए लोडिंग और फिर प्रोडक्ट हमारा दिख रहा है, मतलब ये ठीक तरह से हमारा काम कर रहा है अभी। ओके। और इंटरेस्टिंग चीज़ अभी यहाँ पर देखिए, कैशिंग हमारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। देखिए अगर नेटवर्क के अंदर आता हूँ मैं, बैक चलते हैं तो एक बार प्रोडक्ट्स हमारे जो है फेच हो जाएंगे। और फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर चलता हूँ, ये वाला है 5 नंबर का, और फिर से बैक चलते हैं। देखिए प्रोडक्ट फिर से फेच नहीं हुए, क्योंकि वो स्टेल टाइम हमारा वो 10 सेकेंड का रखा हुआ है। फिर से यहाँ पर आते हैं तो जो 5 वाला प्रोडक्ट था वो भी फिर से फेच नहीं हुआ, क्योंकि वो भी अभी कैश हो चुका है। फिर से बैक आते हैं तो 10 सेकेंड ख़त्म हो गए, तो वो जो है प्रोडक्ट जो है वो स्टेल टाइम हो गया उसका ख़त्म, तो ये फिर से फेच हो गया। अगर फिर से 5 नंबर से करते हैं तो ये फिर से फेच हो जाएगा, क्योंकि उसका भी 10 सेकेंड ख़त्म हो गया। फिर से बैक करते हैं और फिर से जाते हैं तो अभी नहीं होगा, क्योंकि 10 सेकेंड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अभी दूसरा अगर ओपन करते हैं तो ये 7 का जो है वो रिक्वेस्ट हो जाएगी, नई रिक्वेस्ट। क्यों? उसके लिए अगर हम डेव टूल इसका ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 3 कैशे यहाँ पर बन चुके हैं। एक है प्रोडक्ट्स, दूसरा है प्रोडक्ट्स 5 का। आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन बना के उसको एज अ कैशे की यूज़ करता है। उससे वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डेटा हमने फेच किया था पहले। ओके, सो आप देख सकते हो दोनों के लिए यहाँ पर हमारे पास ये है, और कौन सा डेटा फ्रेश है, कौन सा स्टेल हो चुका है, कौन सा इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब हम जो स्लैश प्रोडक्ट्स है वहाँ पर उस पेज के ऊपर नहीं है तो उसको इनएक्टिव बोला जाता है। ठीक है, 5 ये भी इनएक्टिव है, और ये जो है ना ये स्टेल हो चुका है। ठीक है, मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये अभी फ्रेश दिखाएगा, 10 सेकेंड के बाद ये भी हमारा स्टेल हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये की आपको समझ में आ गई किसके लिए की होती है। ये जो है ना क्वेरी की, इस तरह से इसका फ़ायदा बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ये हम हमारे जो हमारा दूसरा वीडियो आएगा इसके ऊपर, जो एडवांस क्वेरी के ऊपर, जहाँ पर हम पैजिनेशन फिल्टर्स वगैरह देखेंगे, उसके अंदर आपको इसकी जो पावर है वो पता चलेगी कि ये जो डायनामिक पैरामीटर्स पास करके कौन सा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो तभी आपको यहाँ पर पता चलेगा। अभी के लिए आपको बस यहाँ पर याद रखना है कि कितनी अच्छी तरीके से ये जो कैशिंग वगैरह है ये अभी काम कर रही है। और आप देख सकते हो कि कितना, ये देखिए आगे जाता हूँ, बैक जाता हूँ, देखिए स्नैप, मतलब इतना फास्ट ये हमारा पेज अभी लोड हो रहा है। देखिए बैक, देखिए एकदम फास्ट है। क्यों? क्योंकि कैशिंग यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं और इससे यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो हमारा बढ़ जाता है। ओके, चलो अभी
ये थी क्वेरी। इसके बाद हमें और एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो देखनी है, जो कि है म्यूटेशन। ओके, सो चलिए फिर से चलते हैं क्विक स्टार्ट पे, और यहाँ पर हमें जाना है डेव टूल में। आगे करूँगा इसको वीडियो स्टॉक कंपैरिजन। यहाँ पर बहुत ही इसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप जाओगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी इसके अंदर। रिएक्ट क्वेरी, ग्राफ क्यूएल, टाइपस्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हो तो भी ये काम करता है बड़ी अच्छी तरीके से। हमें देखना है जो कि है म्यूटेशंस। यहाँ पर है, देखिए म्यूटेशंस कभी यूज़ होते हैं जब भी आपको आपके डेटा को आपको स्टोर करना है सर्वर के ऊपर, पोस्ट करना है, पुट करना है, अपडेट डिलीट वगैरह वगैरह, उसके लिए ये हम करते हैं। तो देखिए इनका एक एग्जांपल है। तो हम सिंपली एक बटन बनाएंगे। मतलब रियल एप्लीकेशन के अंदर आपका ये कोई फॉर्म हो सकता है, फॉर्म फिल करते हो आप और वो डेटा आप स्टोर करते हो। लेकिन हमारे एग्जांपल के लिए बस एक बटन हम क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं। हाँ, प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं, यहाँ पर करते हैं, इसके अंदर करते हैं। ठीक है, सो जल्दी से मैं यहाँ पर इसको इस तरह से फ्रैगमेंट के अंदर डालता हूँ, और यहाँ पर ये बटन। ओके, और यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये म्यूटेशन कहाँ पर आया। देखिए सबसे पहले हमें म्यूटेशन बनाना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ म्यूटेशन ये हुक यूज़ करते हैं। वहाँ पर यूज़ क्वेरी किया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पर करते हैं। देखिए ये पैराम्स को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर करते हैं म्यूटेशंस, और यहाँ पर करते हैं यूज़ म्यूटेशन, इस तरह से। और इसके अंदर क्या करना है, देखिए एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद एक म्यूटेशन फंक्शन। चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यस पेस्ट करते हैं, और ये हमें म्यूटेशन रिटर्न करता है। देखिए एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है म्यूटेशन, इस तरह से। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सियोस यूज़ हो रहा है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर फेच यूज़ करते हैं। चलो एक्सियोस यूज़ हो रहा है तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, टर्मिनल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर करते हैं npm इंस्टॉल एक्सियोस, कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है npm rundev। मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि एक्सियोस जैसी लाइब्रेरीज आपको यूज़ करनी चाहिए। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ओके, अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं। तो मैं इसको न्यू प्रोडक्ट नाम देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रीनेम करेंगे, यहाँ पर करते हैं न्यू प्रोडक्ट। ओके, अभी एंड पॉइंट कौन सा होगा, प्रोडक्ट्स। देखिए पोस्ट, उसके लिए हमें जाना होगा फिर से ये जो डमी जेसन है उसके अंदर, और यहाँ पर देखते हैं कि प्रोडक्ट्स के अंदर, अच्छा ये पूरा डेटा हमें दे रहा है। यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट्स, यहाँ पर पोस्ट करने के लिए इसके अंदर कुछ है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए पोस्ट, हाँ ये देखिए products/add, इस तरह से आप कर सकते हो। या फिर अपडेट का करते हैं। चलो अपडेट का ट्राई करते हैं, क्योंकि हम सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर है तो वहाँ पर ज़्यादा यूज़ केस उस तरह से होती है प्रोडक्ट को अपडेट करना। तो मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ, और ये पुट होगा अभी एक्सियोस पुट, और जो प्रोडक्ट्स आईडी है वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको हम डायनामिकली यूज़ करेंगे, जो कि है प्रोडक्ट आईडी। राइट, हम पैरामीटर से उसको ले रहे हैं प्रोडक्ट आईडी, इस तरह से। और न्यू प्रोडक्ट जो है ना, वैसे नहीं आएगा, ये पैराम्स, देखिए इस तरह से पैराम्स डॉट प्रोडक्ट आईडी। और अब देख सकते हो इसके अंदर हमने क्या किया है, बस जो फंक्शन है इसके अंदर म्यूटेशन फंक्शन एक दी है, एरो फंक्शन, और उसके अंदर जो सर्वर रिक्वेस्ट है वो हमने की है। यहाँ पर फेच एक्सियोस कुछ भी आप यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर हम वो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जिसको हमें अपडेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए आईडी को अपडेट नहीं करूँगा मैं, यहाँ पर जो टाइटल है उसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा हमारे प्रोडक्ट के, और यहाँ पर करता हूँ अपडेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अगेन रियल एप्लीकेशन के अंदर ये आपका फॉर्म हो सकता है। यहाँ पर हम हार्ड कोड कर रहे हैं, बस एक बटन, और हमें क्या करना है, म्यूटेशन जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर म्यूटेट नाम की मेथड आती है, उसको ट्रिगर करना है, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आप पास करते हो ना,
वो आपका डेटा यहाँ पर आपको रिसीव हो जाता है, ये जो है ये म्यूटेशन फंक्शन जो है इसके अंदर, और फिर इसको हम पास कर रहे हैं आगे, देखिए कुछ इस तरह से। चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं और चलते हैं इस पेज के ऊपर, और ये बटन है, देखिए कोई कलर नहीं है इसका, कोई बात नहीं। और नेटवर्क टैब को ओपन करते हैं और क्लिक करते हैं, और ये एरर यहाँ पर आ रही है क्योंकि हमने गलत जो एंड पॉइंट है वो डाला है। यहाँ पर आते हैं, देखिए प्रोडक्ट्स 1, ये तो ठीक बता रहा है, यहाँ पर 1 चाहिए क्या हमें हमेशा? ओके अच्छा, ये डमी जेसन है तो उसके शायद हमेशा 1 पास करना होगा हमें। अगर रियल सर्वर होगा तो उसके अंदर ये यहाँ पर डायनामिक वैल्यू होगी आपकी, जिस प्रोडक्ट को आप अपडेट कर रहे हो। चलो वो ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये जो है ना इसको 1 करता हूँ। चलो देख लेते हैं उस तरह से। सेव और करते हैं रिफ्रेश, और अभी करते हैं क्रिएट, और अगेन ये काम नहीं कर रहा है। पुट रिक्वेस्ट हमने डाली थी प्रोडक्ट्स और 1 ओके ओके, सो ये ऐसे कैसे काम करेगा? हमें पूरा URL तो देना होगा। आई एम श्योर कि ये आपने देखा होगा। ओके चलो अभी फिर से एक बार ट्राई करते हैं और आशा करते हैं कि अभी ये हो जाए। यस, ये देखिए 200 यहाँ पर हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये सक्सेस हो चुका है, और आप देख सकते हो इसका पेलोड भी हमें मिल रहा है। ओके देखो फिर से, ये देखिए सक्सेस। और वो डायनामिक करके देखे क्या इसके अंदर? अगर इसके अंदर करूँ पैरम्स डॉट प्रोडक्ट ID, सेव करते हैं और ये भी शायद काम करे। चलो क्रिएट, यस ये भी काम कर रहा है। ओके सो अब देख सकते हो कि इस तरह से आप डेटा को पोस्ट करना, मतलब क्रिएट करना किसी भी रिकॉर्ड को, या फिर अपडेट करना, डिलीट करना, ये आप म्यूटेशन की मदद से कर सकते हो। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें देखें। इसके अंदर अगर आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि म्यूटेशन के ऊपर वो जो स्टेटस है उसका वो भी आ जाता है कि इज़ लोडिंग है या एरर है, ये भी, इसको भी आप चेक कर सकते हो। देखो कैसे, म्यूटेशन डॉट इज़ लोडिंग, ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से करता हूँ, देखिए यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर करते हैं म्यूटेशन इज़ लोडिंग। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर करता हूँ अपडेटिंग। ठीक है, रियल लाइफ में आप क्या कर सकते हो, सेविंग, या फिर इस टाइप के टेक्स्ट आप देते हो नॉर्मली बटन के ऊपर, या स्पिनर आप दे सकते हो। और एरर अगर आती है तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, म्यूटेशन, देख लेते हैं एक बार फिर से, इज़ एरर, इस तरह से आप कर सकते हो। सो इज़ एरर, और इसके अंदर कैसे करना है, देखिए म्यूटेशन डॉट एरर डॉट मैसेज। ओके, नॉर्मली जैसे हम करते हैं, तो यहाँ पर करते हैं एरर वाइल अपडेटिंग, और यहाँ पर एरर जो है उसको दिखाते हैं। सो म्यूटेशन डॉट, यहाँ पर करते हैं एरर डॉट मैसेज। सिंपल है, देखिए बस म्यूटेशन के ऊपर से हमने किया। और चाहो तो आप इसको इस तरह से कर सकते थे जैसे हमने क्वेरी के लिए किया था। यहाँ पर आप कर सकते थे म्यूटेट फंक्शन को डिस्ट्रक्चर, इज़ एरर को आप कर सकते थे, राइट। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा डिफरेंट रहना चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, लेकिन आप आपके हिसाब से आप कर सकते हो। और अभी अगर फिर से चलते हैं, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें दिखे ये। और अगर अभी मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट, तो आप देखो सो अपडेटेड। चलो इसको देखने के लिए अपना जो नेटवर्क है उसको पूरा स्लो कर देते हैं, स्लो 3G। और अभी देखिए क्रिएट, देखिए अपडेटिंग, अभी ये अपडेट हो जाएगा जैसे ख़त्म होता है, तो ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगर कुछ एरर आती है तो चलो एरर के लिए मैं यहाँ पर और एक S लगा देता हूँ, ठीक है, फेच नहीं, ये इसके अंदर करना है। और अब देखते हैं, प्रोडक्ट, ये देखिए अपडेटिंग,
और ये देखिए एरर वाइल अपडेटिंग रिक्वेस्ट फेल्ड विथ स्टेटस कोड 404। तो आप देख सकते हो कि इसकी पावर आपके रियल एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन के अंदर ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि पूरी चीज़ें आपको कुछ मतलब जो मैनुअल प्रॉमिस को रिजेक्ट करना, उसको अलग तरीके से हैंडल करना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये रेडी जो स्टेटस है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। देखिए म्यूटेशन के लिए भी और क्वेरीज़ के लिए भी कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो क्वेरी है ना, रिएक्ट क्वेरी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस आप इसके अंदर कर सकते हो, जो कि इस एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए ये पैरेलल क्वेरीज़, अगर आपको क्वेरीज़ पैरेलल करनी है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर डिपेंडेंट क्वेरीज़ आपको करनी है, मतलब एक के ऊपर अगर दूसरी क्वेरी अगर डिपेंडेंट है तो वो भी आप कर सकते हो। बैकग्राउंड फेचिंग इंडिकेटर या विंडो फोकस रिफेचिंग, ये हमने ऑलरेडी देखा है। क्वेरीज़ को रिट्राई करना है वो भी आप कर सकते हो। रिट्राई को चेंज अगर करना है इसका ऑप्शन, वो भी आप कर सकते हो। पैजिनेट कर सकते हो। इन्फिनिट क्वेरी जो होती है आपकी, इन्फिनाइट स्क्रॉल इसको बोलते हैं आई थिंक, अगर उस टाइप का कुछ हमें करना है पैजिनेशन एडवांस टाइप का, वो भी आप बड़ी आसानी से इसकी मदद से कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको देखना है उस टाइप का वीडियो जहाँ पर हम जो एडवांस कॉन्सेप्ट है क्वेरीज़ के, वो अगर देखने हैं आपको कि कैसे रियल एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होते हैं, जो पैजिनेशन, फ़िल्टर वगैरह वगैरह, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मैं और एक वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँगा। अभी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए स्क्रॉल रिस्टोरेशन, ये भी आप कर सकते हो। SSR, Next.js के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कैशिंग हमने देखा, सस्पेंस के अंदर यूज़ कर सकते हो। लॉगर भी ये प्रोवाइड करता है। टेस्टिंग के अंदर कैसे इसको टेस्ट करना है, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है और मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर आज से ही आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करो। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जो करंट प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर स्टार्ट करो। पहले एक क्वेरी के अंदर ऐड करके देखो कि काम कैसे हो रहा है, राइट। बहुत सारे ये ऑप्शंस आपको देती है, बहुत सारे फ़ायदे इसके हैं। मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाओ, देखिए सारी चीज़ें, देखो हर एक चीज़ को ट्राई करके। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर, बहुत सारे स्निपेट्स आपको दिए हैं, देखो कि कैसे काम हो रहा है। यहाँ पर और एक चीज़ है, देखिए ये हमने नहीं देखा, इस तरह से आप इसके फंक्शंस भी दे सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन साइड इफ़ेक्ट्स आप बोलते हो इसको। तो नॉर्मली क्या करते हो आप, इस तरह के हुक्स उसको देते हो, जैसे कि ऑन एरर, अगर एरर आती है तो क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, तो अलग तरीके से आप कर सकते हो। ऑन सक्सेस, सक्सेस होने के बाद क्या करना है, हो सकता है कि आपका जो कैशे है उसको आपको अपडेट करना है। बहुत बार ये रिक्वायरमेंट रहती है कि एक नया रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद जो आपका पुराना रिकॉर्ड है उसको आपको रिफ़्रेश करना होता है, राइट। तो वो भी आप ऑन सक्सेस जो है उसके अंदर कर सकते हो। ऑन सेटल्ड, उसके बाद यहाँ पर आप कुछ चीज़ें करनी, सारी चीज़ें सेटल होने के बाद वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। देखिए इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो कि है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स इसको बोलते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए इसके अंदर। ये देखिए ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और रियल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर ये यूज़ होती है। ठीक है, इससे यूज़र एक्सपीरियंस जो है बहुत बढ़िया हो जाता है आपके एप्लीकेशन का, तो आप इसको भी एक बार देख लेना, कोई मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। ये ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या करता है कि सर्वर के ऊपर डेटा स्टोर होने से पहले आपके यूआई के अंदर अपडेट कर देता है, और फिर अगर सर्वर के ऊपर डेटा स्टोर होने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो यूआई से फिर से ये रिवर्स कर लेता है। बस इतना सिंपल है, लेकिन आप देख लेना इसको ट्राई करके। ओके, सो ये थी रिएक्ट क्वेरी। इसके अंदर हमने जो इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो बस यहाँ पर कवर किए। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर, शायद मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर एडवांस पैजिनेशन वगैरह कुछ करेंगे। यहाँ पर अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। अभी आपको सवाल पड़ा होगा कि ये जो क्वेरी है ये क्या रिप्लेस कर रही है आपके रिडक्स टूल किट को, या फिर जो भी आपकी
फ्रंट एंड स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज है जैसे कि MobX वगैरह, क्या इसको ये रिप्लेस करती है? और इसका आंसर है नहीं। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जो आपका रिडक्स है वो आपकी क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट है, और जो रिएक्ट क्वेरी है वो आपका सर्वर स्टेट, जो एसिंक्रोनस स्टेट है, उसको मैनेज करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिडक्स को ही यूज़ करते हैं जो एसिंक्रोनस चीज़ें हैं उसके लिए भी, जो थंक वगैरह आता है, रिडक्स थंक मिडलवेयर आता है, उसकी मदद से हम करते हैं नॉर्मली, राइट। लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर अगर बहुत सारा डेटा जो एसिंक्रोनस डेटा है, जो सर्वर का डेटा है, वो अगर आप रिडक्स टूल किट के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो आज से आप स्टार्ट कर देना कि जो डेटा है उसको आप क्वेरी के अंदर स्टोर करो। और फन फैक्ट ये है कि जो रिडक्स टूल किट है उसके अंदर भी एक रिएक्ट क्वेरी का एक इम्प्लीमेंटेशन आता है, RTK क्वेरी उसको बोलते हैं, तो उसके अंदर भी वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट है, वही वहाँ पर यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर रिडक्स आपके पास नहीं है तो आप रिएक्ट क्वेरी को ज़रूर यूज़ कीजिए, ओके। अभी ये रिप्लेस बिल्कुल नहीं करता है। अगर आपके पास सर्वर का डेटा है तो आप रिएक्ट क्वेरी को यूज़ करो, और अगर आपके पास आपका जो एप्लीकेशन है वो उसके अंदर क्लाइंट साइड का बहुत ज़्यादा डेटा है, अगर जो एडवांस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि कोई म्यूज़िक एप्लीकेशन, राइट, या फिर कोई ग्राफिकल एप्लीकेशन जिसके अंदर बहुत सारा क्लाइंट का स्टेट होता है जो आपको स्टोर करना होता है, तो उसके लिए आपको रिडक्स टूल किट की ही ज़रूरत है, ओके। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर से आपको रिएक्ट क्वेरी के बारे में एटलीस्ट बेसिक आइडिया आ चुकी होगी। और इस वीडियो से अगर कुछ भी आपको अगर फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।